हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक कार्बन परिवार के जो तत्व पढ़ रहे थे भाग 2 कि कार्बनिक यौगिक का कैसे आईपीएससी नाम लिखते हैं। चलिए अल्कोहल शुरू करते हैं। वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह यानी OH हो तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+ON होता है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। पहचान में देखिए OH रहेगा तो आप सीधे कहेंगे अल्कोहल समूह का वह तत्व है। साधारण नाम लिखेंगे एल्कील अल्कोहल के रूप में। आईपीएससी नाम जब भी लिखते हैं तो एल्केन में के देखिए ई हटा करके OH जोड़ देते हैं यानी एल्कनॉल हो जाता है। सूत्र जो होता है CnH2n+OH होता है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे आईपीएससी नाम आप लिखेंगे। देखिए सबसे पहले CH3OH है। आप देखिए यहाँ पर कार्बन एक है, एक के लिए मैंने बताया था मेथ लिखते हैं तो यहाँ पर साधारण नाम मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। देखिए साधारण नाम उतना आवश्यक नहीं है जितना आईपीएससी नाम है। कार्बन एक है तो इसीलिए इसको मेथेन लिख करके OL जोड़ देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ CH3CH2OH, यहाँ कार्बन 2 है तो एथिल अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल सब में जोड़ते चलिए, ठीक है। और एथ में YL जोड़ देंगे तो एथिल हो जाएगा। वहीं 3 रहेगा तो प्रोपिल के YL जोड़ देंगे प्रोपिल, 4 रहेगा तो ब्यूटिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। उसके बाद से CH3CH2CH2OH है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल अल्कोहल प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से CH3CH2CH2CH2OH है तो ब्यूटिल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ये नाम लिखने का तरीका है। फिर उसी तरीके से आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप चाहें तो CH3CH2CH2CH ये सब है, कार्बन काउंट करिए। उसके बाद से इसका आईपीएससी नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बस OL जोड़ देना है। OH जब भी रहेगा OL जोड़ देंगे तो आईपीएससी नाम आपका लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तब आपका जो आता है उसका नाम होता है एल्डिहाइड। तो पहले मैं बताता हूँ एल्डिहाइड के बारे में। देखिए एल्डिहाइड के कार्बनिक यौगिक होता है जिनमें एक या एक से अधिक CHO समूह उपस्थित होता है। यानी आप ये पहचान लीजिएगा कि जब कोई भी यौगिक है उसमें CHO आ गया तो एल्डिहाइड आप कहेंगे। देखिए इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि एल्डिहाइड का है। उसमें कहीं ना कहीं CHO जरूर आता है। हालांकि आप जो अधिकतर देखेंगे तो जो CHO आता है यौगिक के अंत में ही आता है, आगे पीछे ही आता है, बीच में नहीं आता है। साधारण नाम जब भी लिखेंगे एल्कील लिख करके आप, मेथ रहेगा तो मेथिल, अगर 2 है तो आप एथिल, ये सब लिख करके आगे एल्डिहाइड जुड़ते चले जाएंगे। अगर 1 रहेगा तो मेथिल एल्डिहाइड, 2 रहेगा तो एथिल एल्डिहाइड, 3 रहेगा तो प्रोपिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आगे जोड़ देना है साधारण नाम में। जब आप आईपीएससी नाम लिखेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए जो एल्केन लिखते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ई को हटाइए उसमें OL जोड़ देंगे। तो आप जब ई को हटाकर वो AL जोड़ देंगे तो एल्केनॉल हो जाता है। इसमें AL जोड़ते हैं ना, अभी आप पीछे पढ़ रहे थे तो उसमें OL जोड़ते हैं। चलिए सूत्र जो इसका होता है CnH2n+1 CHO होता है। आप धड़ाधड़ शुरू करते हैं। देखिए CHO, हालांकि इसका साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड होगा, लेकिन अगर आईपीएससी नाम पर ही ध्यान देंगे तो मेथेन लिख करके AL जोड़ देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। ये देखिए CH3CHO है, 2 कार्बन होते हैं, एथेन लिख करके AL जोड़ देंगे, एथेनॉल हो जाएगा। CH3CH2CHO है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख करके AL जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 है तो पेंटेनॉल आप लिख देंगे, पेंटेन लिख करके AL जोड़ देंगे। 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन लिख करके AL जोड़ देंगे, ब्यूटेनॉल। 1 2 केवल कार्बन को काउंट करिए बस, हाइड्रोजन क्या मतलब उसका मतलब नहीं। 1 2 3 4 5 6 है, 6 के हेक्सेन होता है, AL जोड़ देंगे, हेक्सेनॉल। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, हेप्टेनॉल हो जाएगा। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है ना तो ऑक्टेनॉल हो जाएगा। ये आईपीएससी नाम लिखने के तरीका होते हैं। AL आप जोड़ते चलिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब बात आती है कीटोन की। देखिए कीटोन में क्या होता है ना, कीटोन एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एक या एक से अधिक CO आता है तथा CO हमेशा बीच में आता है। CO आएगा, बीच में आएगा, सीधे आप कहेंगे यह कीटोन समूह का है। पहचान देखिए CO आता है, बीच में आता है, साधारण नाम में आप एल्कील कीटोन, यानी ये एक एल्कील CO के पहले और एक एल्कील CO के बाद और बीच में आप कीटोन लिखना पड़ेगा। आईपीएससी नाम जब भी लिखते हैं तो एल्केन जो होता है, एल्केन में के ई को हटा करके ONE जोड़ देंगे तो एल्केनोन हो जाएगा। एल्केन में के ई को हटा करके ONE जोड़ देंगे, एल्केनोन हो जाएगा।
सूत्र जो होगा CnH2n+1, ये CO के पहले वाले, फिर बीच में CO, फिर CnH2n+1, ये CO के बाद वाला। अब देखिए कुछ और बातें, देखिए CH3 COCH3 है, नाम अगर इसका देखेंगे साधारणतः एसीटोन होगा, देखिए लिखा भी गया है। IPAC नाम है, आप देखिए काउंट करिए, उधर से काउंट करिए, देखिए जिधर से CO पहले आता हो। आपको मैं बता दूं, इधर से काउंट करेंगे तभी दूसरे नंबर पर आएगा, इधर से काउंट करेंगे तभी दूसरे नंबर पर आएगा। चलिए कर देते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं। CO वाले के भी कार्बन गिनना है, ये नहीं कि छोड़ देना, इसको भी गिनना है। चलिए गिन दिया हमने, गिना तो कितना आया, दूसरा नंबर पर CO आता है ना, तो 2 लिख करके डैश करके और आप प्रोपेनोन लिख दीजिएगा। प्रोपेन लिख करके वो या नहीं जोड़ देना, प्रोपेनोन हो जाएगा, ई हटा करके। ये देखिए CH3 CH2 CO, आपको काउंट किधर से करना है, जिधर से CO पहले आए, इधर से देखिए एक दूसरे नंबर पर आ गया, 4 कार्बन हो रहे हैं टोटल, तो 2 लिखिए और दूसरा नंबर पे आता है ना ब्यूटेन लिख करके वो यानी ब्यूटेनेन हो जाएगा। आप जरा इसको देखिए CH3 CH2 CH, ये भी आप देखिए इसमें 5 कार्बन है, दूसरा नंबर पे CO आया, काउंट करिए ना, उधर से करते हैं जिधर से CO पहले आता है, दूसरा नंबर पाया। IPAC नाम लिखेंगे, 2 लिखकर पेंटोनेन आप लिख दीजिए। ये देखिए 4 नंबर CH3 CO CH3 CH, किधर से भी, चाहे इधर से चाहे इधर से, ये मत सोचो कि इधर से, नहीं, इधर से CH3 के बाद CO पहले आता है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर पाया, फिर 2 लिख करके 4 कार्बन है ब्यूटेनेन। तो इस तरीके से आप चाहें तो काउंट करिए, इधर से दूसरा नंबर पर आता है और इसमें पूरा 5 है, तो 2 लिखकर पेंटोनेन लिख देंगे। ये देखिए इधर से काउंट करते हैं, दूसरा 5, तीसरा नंबर पर आता है, तो इसको 3 पेंटोनेन लिख सकते हैं। इस तरीके से काउंट करके आप पूरा नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो समूह आता है उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह भी एक प्रकार का समूह है, आपको मैं बताता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एक या एक से अधिक COOH समूह आता है। COOH सदैव यौगिक के अंत में आता है, जैसा CHO आप एल्डिहाइड में देख रहे थे अंत में आता है, ऐसे ही ये भी हमेशा अंत में आता है, बीच में ये भी नहीं आ सकता है। ठीक है, पहचान COOH होता है। साधारण नाम जब भी लिखेंगे एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एक कार्बन है तो मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथिल कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। जब IPAC नाम लिखा जाता है तो एल्केन जो होता है, एल्केन में के ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो एल्केनोइक एसिड हो जाता है। सूत्र जो होता है CnH2n+1 और COOH आता है। चलिए नाम लिखते हैं HCOOH। आप जरा इसका नाम अगर सुनिएगा, साधारण नाम तो फार्मिक अम्ल होगा, लेकिन IPAC नाम में कार्बन एक है तो मेथेन लिखिए, ओइक एसिड करिए मेथेनोइक एसिड। ये देखिए एसिटिक अम्ल है CH3COOH, आप इसका IPAC नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन होता है तो एथेनोइक एसिड होगा। ये 3 कार्बन होता है, देखिए COOH में कभी कार्बन को काउंट करना है, छोड़ना नहीं है। तो 1 2 3 होता है तो इसको प्रोपेनोइक एसिड कह देंगे हम लोग। और यहाँ पर 4 हो रहा है कार्बन, देखिए 1 2 3 4 किधर से भी गिनिए ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो रहा है पेंटोनोइक एसिड। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, तो आप इसको एक्टेनोइक एसिड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक समूह का भी आप IPAC नाम लिख सकते हैं केवल ओइक एसिड लगा करके। और देखिए मैं बताता हूँ कार्बनिक यौगिक का कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें पहले आता है दहन। दहन का मतलब होता है जलाना। जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2। ठीक है, लिखा गया कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखिए कुछ रिएक्शन भी लिखे गए यहाँ पर कि देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, आपने इसको जलाया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस ऊष्मा और प्रकाश निकला। मीथेन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मीथेन लेकर ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा प्रकाश निकलेगा। ये एथिल अल्कोहल है, इसमें भी ऑक्सीजन, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। देखिए कुछ और बातें मैं बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप पढ़ चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से समानता स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जब आप उसको जलाएंगे तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जबकि असंतृप्त, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त कहता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से काले रंग के धुएं निकलते हैं, बता सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण, आपको याद होगा जब किसी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन आकर जुड़ता है। जैसा आप एग्जांपल में देखिए एथिल अल्कोहल, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या 6 अधिक। अब जब ऑक्सीकरण हुआ है ना तो एक देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था ना, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आकर कितना ऑक्सीजन हो गया, 2। ये सिद्ध होता है कि ऑक्सीकरण है। यह हाइड्रोजन कितना था, 6, कम हो गया ना, 3 1 4 हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ। अब एक बात देखिए संकलन अभिक्रिया।
जब असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब मान लीजिएगा कि कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है तो उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं, तथा इसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाता है। याद करो ये एथीन है, एथीन, क्योंकि एथ लिखकर ई या नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। आप जब क्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है सिंगल, देखिए हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो चुका है, तो इसीलिए इसको संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप इसमें कहेंगे कि जब एल्केन से कोई हाइड्रोजन सूर्य के उपस्थिति में क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया? यानी कह सकते हैं कि जब एल्केन की उपस्थिति में कोई भी यौगिक एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मेथेन है, क्लोरीन है, और जब क्रिया हुआ तो मेथिल क्लोराइड बना, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आता है एथेनॉल। आप इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो एथेनॉल को बता सकते हैं कि एथेनॉल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं। अल्कोहल सभी पीने वाला, पेय का मतलब जो पीने वाला पदार्थ होता है उसके प्रमुख अवयव होता है। एथेनॉल को उपयोग जल में किसी भी अनुपात में मिला करके प्रयोग किया जा सकता है। आप जल में अल्कोहल का मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ को अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है कि एथेनॉल के बनाने की विधि। आप कैसे अल्कोहल को बनाएंगे, कैसे जो एथिल अल्कोहल होता है उसको बनाएंगे। देखिए एथीन के जल अपघटन से, एथीन है ना, तो C2H4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। देखिए C2H5 के एथिल H का हाइड्रोजन, SO4 का सल्फेट, और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जल में घोलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर एथिल अल्कोहल बन जाता है। दूसरा स्टार्च या सीरा के द्वारा। देखिए स्टार्च का जो सूत्र होता है C6H10O5, याद करो C6H10O5 के पावर n 2 से गुणा करेंगे और इसमें NH2O यानी बहुत अधिक संख्या में जल मिलाएंगे तो बहुत अधिक संख्या में आपका C12H22O11 ग्लूकोज बनेगा। फिर C12H22O11 में जल मिलाते हैं तो माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है। ये देखिए ये चीनी बना है, शर्करा। फिर आपका ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो जो बनता है आपका यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए एथेनॉल के रासायनिक अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए सोडियम है, इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ये देखिए एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथीन बनता है और जल बनता है। उसके बाद से आगे जब आप बढ़ेंगे तो दिखाया जा रहा है आपको कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो आप बता सकते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो क्लोरोएथेन बनता है, फास्फोरिक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया देखिए ना, एथिल अल्कोहल लीजिए, क्लोरीन लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। चलिए अमोनिया से क्रिया, NH3 का मतलब अमोनिया से क्रिया। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH लीजिए, अमोनिया से क्रिया कराइए तो एथिल अमीन बनेगा। देखिए C2H5 और NH2 का मतलब अमीन और जल बनेगा। उसके बाद से क्लोरीन से अभिक्रिया करा दीजिए तो देखिए एथिल अल्कोहल है, क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो CH3 एसिटिल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कुछ और बातें देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं। सीधे कहेंगे कि 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। जब अल्कोहल 100% शुद्ध हो तो इसे परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। एक होता है परिशोधित स्प्रिट, याद करो 93 से 95% शुद्ध अल्कोहल को परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। जब 93 से 95% हो यानी 67% उसमें अशुद्धियाँ हो तो। उसके बाद से विकृत स्प्रिट की बात आती है तो आप इसको भी बता सकते हैं कि परिशोधित स्प्रिट जिसमें मेथिल अल्कोहल और अन्य विषैला पदार्थ मिले होते हैं उसे विकृत स्प्रिट कहते हैं। अगर मेथिल अल्कोहल और अन्य विषैला पदार्थ आप एथिल अल्कोहल में मिला दें तो उसे विकृत स्प्रिट कहते हैं। उसके बाद से एथिल अल्कोहल का उपयोग पहला आप बता सकते हैं विलाय के रूप में, किसी भी पदार्थ को अगर घोलना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है एसिटिक अम्ल
क्लोरोफार्म और आदि को बनाने के लिए इस बीज का प्रयोग करते हैं। पुतिनाशक के रूप में, पुतिनाशक माना जो एक प्रकार की दवाई होती है जो पोत करके बीमारियों को दूर किया जाता है। मादक पेय के रूप में, मादक माना जो नशा लाने वाला पदार्थ होता है उसको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका नेक्स्ट एथेनोइक अम्ल। तो इसके बारे में बता सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका उपयोग अनेक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि, आइए देखिए। एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। बनाने के लिए पहले आप एथिल अल्कोहल लेंगे, CH3CH2OH, ऑक्सीकरण कराएंगे तो CH3COOH आपका बन जाता है। उसके बाद से आप एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया में एस्टरीकरण, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो एस्टर और जल का निर्माण होता है, तो उसे एस्टरीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है। जल, आप एथिल अल्कोहल लीजिए, देखिए रिएक्शन में भी देख लीजिए, ये एथिल अल्कोहल है ये एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH, एसिटिक अम्ल है CH3COOH। आपने क्रिया कराया तो देखिए CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट इसका नाम होता है। एथिल एसीटेट और जल बनता है, इसी को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। चलिए क्षारक के साथ अभिक्रिया, आप NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप इसमें एसिटिक अम्ल तो लेना ही है क्योंकि इसी का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्रिया करेगा तो CH3COO तो आना ही चाहिए, जल बनता है। सोडियम आप इसको एसीटेट और जल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो आपके पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यह भी आप दिखा सकते हैं कि CH3COOH है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनता है प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कार्बोनेट, तो CH3 ये एसिटिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं साबुन के बारे में। तो बता सकते हैं साबुन एक बहुत उपयोगी पदार्थ होता है जिसका निर्माण और जिसका उपयोग हम लोग तमाम प्रकार के अच्छे कार्यों में कर सकते हैं। जैसे पहले आप देख सकते हैं कि साबुन के बनाने के विधि को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। कैसे बनाएंगे साबुन, देखिए आप तेल या वसा लेंगे, इसमें क्षार मिलाएंगे तो साबुन बनेगा और प्लस ग्लिसरॉल बनेगा, इसी को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। देखिए आपको रिएक्शन भी दिखा रहे हैं कि तेल या वसा का सूत्र होता है CH2OOC C17H35, फिर सिंगल बॉन्ड CHOOC C17H35, और फिर ये आपके हिसाब से जो भी आपका 15-31 है तो उसको बना देंगे तो साबुन होता है। और देखिए साबुन के कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। तो साबुन में देखिए सबसे पहले एक होता है द्रव साबुन। तो देखिए द्रव साबुन के बारे में आप बता सकते हैं कि जो साबुन होता है वह बहुत ही द्रव के रूप में पाया जाता है, वो भी इसको द्रव साबुन। उसके बाद से एक श्रेष्ठ साबुन के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला, साबुन खुरदरा नहीं और चिकना होना चाहिए। दूसरा, साबुन में किसी प्रकार का अशुद्ध पदार्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा, साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए। चौथा, साबुन भंगुर नहीं होना चाहिए, भंगुर का मतलब टूटना नहीं चाहिए, और ये बता सकते हैं। उसके बाद से पारदर्शी साबुन होता है। तो बता सकते हैं वह साबुन जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, माने साबुन के द्वारा आर पार दिखाई देता है। औषधि युक्त साबुन, ऐसा साबुन जो तमाम प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है प्रयोग, उसको औषधि साबुन कहते हैं। नीम का तेल वगैरह मिलकर बना। शेविंग साबुन, वह साबुन जिसका उपयोग हम लोग शेविंग करने के लिए, यानी जो तमाम प्रकार के शरीर की सजावट या जो बाल वगैरह होता है उसको शेविंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आपका आता है कि कपड़ा धोने के साबुन और नहाने के साबुन में क्या अंतर है। तो देखिए कपड़ा धोने के साबुन और नहाने के साबुन में अंतर पहला कह सकते हैं कि ये घटिया किस्म के तेल और वसा से बनाया जाता है, और नहाने में पहला कह सकते हैं कि ये उच्च कोटि के तेल और वसा से बनाया जाता है। इसमें दूसरा कह सकते हैं कपड़ा धोने वाला में कि कपड़ा धोने के साबुन पूरक पदार्थ से मिलकर बनता है, और आप इसमें दूसरा कह देंगे नहाने वाले में कि ये नहाने वाला साबुन एक पूरक पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा कह सकते हैं कि ये प्राय अरुचिकर गंध होता है, इसमें कह देंगे कि इसमें रुचिकर गंध होता है। कपड़ा धोने वाला में कह दिए इसमें सुगंध नहीं होता है, इसमें सुगंध होता है। कपड़ा धोने वाला में बता सकते हैं कि कीटाणुनाशक नहीं होता है, नहाने वाला में कीटाणुनाशक होता है। और एक बात और आता है, अंतिम एक प्रश्न आता है कि साबुन और डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट को हम लोग हिंदी में अपमार्जक में क्या अंतर है। तो देखिए साबुन जो होता है केवल मृत जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है, जबकि जो अपमार्जक होता है वह मृत जल और कठोर जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है। इसको हम लोग बता सकते हैं।